रावण की लंका के विषय में इतिहास और पुरातात्विक प्रमाणों की बात करें तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में लंका का वर्णन विस्तृत रूप से मिलता है और इसे एक समृद्ध और विकसित नगर के रूप में चित्रित किया गया है। हालांकि रामायण में दी गई जानकारी मुख्यतः साहित्यिक और धार्मिक दृष्टिकोण से है, लेकिन इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इसे वास्तविक भौगोलिक और ऐतिहासिक संदर्भ में समझने की कोशिश की है। आधुनिक शोध बताते हैं कि श्रीलंका, जो दक्षिण एशिया के महाद्वीप से अलग एक द्वीप राष्ट्र है, के प्राचीन समय में भी कई सभ्यताओं का केंद्र रहा है। श्रीलंका के दक्षिणी और केंद्रीय हिस्सों में पाए जाने वाले पुरातात्विक स्थल जैसे अनुराधापुरा, पोलोनारुवा और सिगिरिया यह संकेत देते हैं कि यह क्षेत्र हजारों साल पहले भी विकसित था और यहाँ व्यापार, खनिज और कृषि संपन्न थे। अनुराधापुरा और पोलोनारुवा में प्राप्त शिलालेख और मठ और सिगिरिया की प्राचीन किलाओं और गुफाओं में मिली कलाकृतियां यह दिखाती हैं कि यहाँ रहने वाले लोग तकनीकी रूप से और सामाजिक रूप से उन्नत थे। इसके अलावा समुद्री मार्गों के माध्यम से श्रीलंका का व्यापार प्राचीन भारत, अरब और चीन तक फैला हुआ था और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स यह बताते हैं कि यहाँ के लोगों के पास सोने, रत्न और अन्य कीमती धातुओं की प्राप्ति थी। पुराने ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के विवरण जैसे प्लिनी द एल्डर और चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग श्रीलंका की संपन्नता और उसकी खनिज संपदा का प्रमाण देते हैं। इन तथ्यों से यह साफ होता है कि श्रीलंका का प्राचीन स्वरूप एक समृद्ध और विकसित स्थल था, जिसे साहित्यिक रूप में लंका कहा गया और जहां रावण जैसे कथित शासक के खजाने और संसाधनों की संभावना वास्तविक आधार रखती है। हालांकि सीधे तौर पर सोने की विशाल मात्रा या रावण के खजाने के वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन पुरातात्विक और ऐतिहासिक डेटा यह संकेत देता है कि श्रीलंका प्राचीन समय में खनिज और व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके अतिरिक्त श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों में सोने और रत्नों के अवशेष मिलने की रिपोर्ट्स भी हैं, जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि यहां आर्थिक रूप से संपन्न और खनिजों में समृद्ध समाज रहा होगा। कुल मिलाकर रावण की लंका का इतिहास और पुरातात्विक प्रमाण यह दर्शाते हैं कि श्रीलंका वास्तव में प्राचीन समय में एक समृद्ध द्वीप था और इसे रामायण में वर्णित लंका के रूप में समझा जा सकता है। हालांकि साहित्यिक विवरण और वैज्ञानिक प्रमाण के बीच अंतर को ध्यान में रखना आवश्यक है। श्रीलंका का भूगोल और प्राकृतिक खनिज संपदा इस द्वीप को प्राचीन समय से ही आर्थिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है और यह रावण की लंका के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है। इस द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 65,610 वर्ग किलोमीटर है और इसकी भौगोलिक स्थिति भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्व में है, जो इसे समुद्री व्यापार के लिए आदर्श बनाती है। श्रीलंका की भौगोलिक विशेषताओं में प्रमुख हैं इसके केंद्रीय पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिणी और पश्चिमी तटीय मैदान और उत्तरी और पूर्वी मैदान जो कृषि और खनिज संपदा दोनों के लिए उपयुक्त हैं। केंद्रीय क्षेत्र में पाया जाने वाला सेंट्रल हिल्स क्षेत्र ऊंचाई में अधिक है और यहाँ की मिट्टी और चट्टानों में लौह, तांबा और सोने जैसे खनिज पाए जाते हैं। विशेष रूप से सियाबोर्न, मातारा और रत्नपुरा जैसे क्षेत्रों में प्राकृतिक खनिज संसाधनों की महत्वपूर्ण मात्रा मिलती है, जिसमें जेड, नीलम और कीमती पत्थरों के साथ साथ कुछ सोने के अल्प मात्रा में खनिज भी शामिल हैं। इसके अलावा श्रीलंका के पश्चिमी और उत्तरी मैदान विशेष रूप से कृषि के लिए उपयुक्त हैं, जिससे यह द्वीप आत्मनिर्भर और समृद्ध रहा है और इसकी खनिज संपदा ने यहाँ के प्राचीन शासकों को आर्थिक शक्ति प्रदान की। समुद्रतटीय क्षेत्र, विशेषकर तटीय बंदरगाह जैसे गाले, कोलंबो और त्रिनकोमली ऐतिहासिक रूप से व्यापार और खनिजों के निर्यात का केंद्र रहे हैं, जिससे यह द्वीप प्राचीन व्यापार मार्गों के साथ जुड़ा रहा। आधुनिक भूवैज्ञानिक अध्ययन और खनिज सर्वेक्षण यह संकेत देते हैं कि श्रीलंका में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक महत्व के भी थे, क्योंकि लौह और तांबा हथियारों, औजारों और भवन निर्माण के लिए उपयोगी थे
और सोने और रत्नों ने इसे प्राचीन व्यापारियों और विदेशी यात्रियों के लिए आकर्षक बनाया। ऐतिहासिक दस्तावेज और चीनी यात्रियों के विवरण जैसे फाहियान और ह्वेनसांग श्रीलंका के खनिजों और उसकी संपन्नता का वर्णन करते हैं और यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह द्वीप प्राचीन समय में खनिज और कीमती धातुओं के व्यापार का केंद्र था। इसके अतिरिक्त भूगोल की विविधता ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में खनिज और रत्न, मैदानों में कृषि और तटीय क्षेत्रों में समुद्री व्यापार शामिल थे, जिससे यह द्वीप एक समृद्ध और विकसित नगर अर्थात प्राचीन लंका के रूप में उभरता है। वैज्ञानिक अनुसंधान बताते हैं कि श्रीलंका के खनिज क्षेत्रों में सोने के अल्प मात्रा में प्रमाण मिले हैं, जो यह संकेत देते हैं कि यहाँ सोने की प्राचीन गतिविधि और खनिजों का व्यापार संभव था। कुल मिलाकर श्रीलंका का भूगोल और प्राकृतिक खनिज संपदा, चाहे वह तटीय व्यापार, केंद्रीय पहाड़ी खनिज या कृषि उपजाऊ मैदान हो, रावण की लंका को वास्तविक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और यह दिखाते हैं कि प्राचीन समय में यह द्वीप केवल साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। श्रीलंका में सोने के भंडार और इसकी वास्तविकता पर शोध करें तो यह स्पष्ट होता है कि द्वीप में सोने की प्राचीन उपस्थिति के संकेत मिले हैं। हालांकि विशाल खजाने जैसी कल्पनाएं अधिकतर साहित्यिक और धार्मिक कथाओं में हैं, आधुनिक भूवैज्ञानिक और खनिज सर्वेक्षण बताते हैं कि श्रीलंका के केंद्रीय और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में तांबा, लौह और कुछ सोने के अल्प मात्रा में खनिज पाए गए हैं, जो प्राचीन समय में उपयोगी थे। विशेष रूप से मटले और रत्नपुरा क्षेत्र खनिज और बहुमूल्य पत्थरों के लिए प्रसिद्ध हैं और इन क्षेत्रों में सोने के कुछ अवशेष और धातु मिश्रण पाए गए हैं, जो यह संकेत देते हैं कि वहां खनिज उत्खनन और धातु निष्कर्षण की प्राचीन तकनीकें इस्तेमाल की जाती थीं। ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण भी यह दिखाते हैं कि समुद्र मार्गों और व्यापारिक संपर्कों के कारण श्रीलंका के खनिज और सोने का प्राचीन व्यापार व्यापक था और विदेशी व्यापारी यहां से सोने और रत्नों की आपूर्ति करते थे। चीनी यात्रियों फाहियान और ह्वेनसांग के विवरणों में भी श्रीलंका की समृद्धि और उसकी खनिज संपदा का उल्लेख मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह द्वीप आर्थिक रूप से अत्यंत संपन्न था। हालांकि अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है कि यहाँ रावण के कथित विशाल सोने का भंडार था, लेकिन छोटे और मध्य स्तर के सोने के खनिजों के प्रमाण यह संकेत देते हैं कि प्राचीन लंका यानी श्रीलंका में आर्थिक समृद्धि और खनिज संपदा थी और इसे सोने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसके अलावा पुरातात्विक खुदाई में मिली धातु उपकरण, सिक्के और आभूषण यह प्रमाणित करते हैं कि यहाँ सोने और अन्य धातुओं का इस्तेमाल प्राचीन समय में आम था। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यह भी बताते हैं कि द्वीप के कुछ क्षेत्र जैसे मैडाकेल्ला और हम्बनटोटा सोने और अन्य धातु खानों के लिए उपयुक्त रहे हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन लंका में सोने और कीमती धातुओं की मौजूदगी संभव थी और इसने इसे प्राचीन व्यापार और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। और यही कारण है कि रामायण में लंका को सोने और संपन्नता का प्रतीक माना गया। कुल मिलाकर, जबकि रावण के कथित खजाने का सीधा प्रमाण नहीं मिला है, भूगोल, खनिज सर्वेक्षण, पुरातात्विक अवशेष और ऐतिहासिक रिकॉर्ड यह दर्शाते हैं कि श्रीलंका प्राचीन समय में सोने और बहुमूल्य धातुओं की उपस्थिति के लिए उपयुक्त और समृद्ध स्थल था। रामायण में लंका का वर्णन अत्यंत विस्तारपूर्ण और समृद्ध रूप में मिलता है और इसे समझने के लिए साहित्यिक विवरण के साथ साथ भौगोलिक और ऐतिहासिक साक्ष्यों का विश्लेषण करना आवश्यक है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका एक सुनियोजित, मजबूत किलानगरी थी, जिसके चारों ओर प्राचीर, विशाल दरवाजे, खजाने और विविध प्रकार के महलों और हवेलियों का जिक्र मिलता है और इसे एक ऐसा केंद्र बताया गया है जहां विज्ञान, वास्तुकला और कला का उच्च स्तर था। रामायण में लंका का भौगोलिक वर्णन भी स्पष्ट है, जैसे इसके चारों ओर समुद्र और उपजाऊ भूमि, उच्च और निचले क्षेत्र
और सोने चांदी और रत्नों से भरपूर संपत्ति का उल्लेख, जो आधुनिक भूगोल और पुरातात्विक खोजों से कुछ हद तक मेल खाता है। पुरातात्विक शोधों के अनुसार श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों में प्राचीन किलों, गुफाओं, जल आपूर्ति और सड़क संरचनाओं के अवशेष मिले हैं, जो यह संकेत देते हैं कि यह द्वीप प्राचीन समय में रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। और रामायण में वर्णित लंका के कुछ पहलू वास्तविकता के काफी करीब हो सकते हैं। रामायण में लंका की वास्तुकला और शाही संरचनाओं का विवरण, जैसे सोने की छतें, भव्य महल और सुव्यवस्थित नगर, हालांकि साहित्यिक दृष्टि से आकर्षक हैं, परंतु इनका वास्तविक प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। लेकिन पुरातात्विक और ऐतिहासिक अध्ययन यह दर्शाते हैं कि श्रीलंका के केंद्रीय और तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले किले, गढ़ और प्राचीन नगर वास्तव में उस समय के विकसित और संपन्न समाज की निशानी हैं। इसके अलावा रामायण में लंका का वर्णन समुद्र के किनारे एक द्वीप के रूप में किया गया है, और आधुनिक भूगोल के अनुसार श्रीलंका एक द्वीप राष्ट्र है, जिससे यह ऐतिहासिक और साहित्यिक मिलान कुछ हद तक संभव हो जाता है। विदेशी यात्रियों के रिकॉर्ड, जैसे चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग, श्रीलंका के प्राचीन नगरों, महलों और व्यापारिक केंद्रों का विवरण देते हैं, जो रामायण में वर्णित लंका के समृद्ध और विकसित स्वरूप के अनुरूप हैं। विशेष रूप से सिगिरिया और पोलोनारुवा जैसे पुरातात्विक स्थल रामायण में वर्णित नगर संरचना, जल आपूर्ति और किलेबंदी से मेल खाते हैं, जिससे यह संभावना बढ़ती है कि रामायण का वर्णन पूरी तरह काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक भूगोल और सामाजिक संरचना पर आधारित हो सकता है। कुल मिलाकर रामायण में लंका का विवरण चाहे साहित्यिक दृष्टि से आकर्षक हो, लेकिन भौगोलिक, पुरातात्विक और ऐतिहासिक प्रमाण इस बात का संकेत देते हैं कि श्रीलंका वास्तव में उस समय एक समृद्ध, विकसित और खनिज संपन्न द्वीप था, और इस दृष्टि से इसे रावण की लंका के रूप में वास्तविकता के करीब माना जा सकता है, जिससे यह विषय दर्शकों के लिए अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक बनता है। प्राचीन लंका के वास्तविक स्वरूप और उसकी समृद्धि को समझने के लिए पुरातात्विक खुदाई और अवशेषों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है, और श्रीलंका में हुए विभिन्न पुरातात्विक निष्कर्ष इस विषय में स्पष्ट जानकारी प्रदान करते हैं। सबसे पहले, श्रीलंका के केंद्रीय और उत्तरी क्षेत्रों में किए गए खुदाई कार्यों में प्राचीन नगरों, किलों, जल आपूर्ति प्रणाली और आवासीय संरचनाओं के अवशेष मिले हैं, जो यह संकेत देते हैं कि यह द्वीप प्राचीन समय में केवल एक विकसित सभ्यता का केंद्र नहीं था बल्कि व्यापार, प्रशासन और संस्कृति का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। उदाहरण के लिए, सिगिरिया के लायंस रॉक और उसके चारों ओर बने महलों और बागानों के अवशेष यह दिखाते हैं कि यहाँ उन्नत वास्तुकला और नगर नियोजन किया जाता था, और यह रामायण में वर्णित लंका की संरचना के अनुरूप प्रतीत होता है। इसके अलावा अनुराधापुरा और पोलोनारुवा में प्राप्त प्राचीन मठ, स्तूप, शिलालेख और जलाशय यह प्रमाणित करते हैं कि यहाँ धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का उच्च स्तर था, और इन स्थलों पर मिली मिट्टी और पत्थर की कलाकृतियां यह संकेत देती हैं कि प्राचीन लंका में कला और शिल्प कौशल अत्यंत विकसित था। समुद्री तटों पर खोजे गए बंदरगाहों और जहाजी अवशेषों से यह स्पष्ट होता है कि श्रीलंका प्राचीन व्यापार मार्गों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, और यहाँ से खनिज, रत्न और धातुओं का निर्यात होता था। विशेष रूप से रत्नपुरा और मैडाकेला क्षेत्रों में पाए गए बहुमूल्य रत्न, जेड और कुछ सोने के अवशेष यह संकेत देते हैं कि इन खनिजों का प्राचीन समय में उत्खनन और व्यापार किया जाता था, और यह रामायण में वर्णित लंका की समृद्धि के साथ मेल खाता है। पुरातात्विक अनुसंधान यह भी बताते हैं कि प्राचीन लंका में किलेबंदी, जल प्रबंधन और आवासीय संरचना अत्यंत व्यवस्थित थी, जिससे यह द्वीप न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों के विवरण, जैसे फाहियान और ह्वेनसांग, श्रीलंका में प्राचीन नगरों, महलों और धार्मिक स्थलों का उल्लेख करते हैं, और इन विवरणों का मिलान आधुनिक खुदाई से किया जा सकता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि रामायण में वर्णित लंका केवल काल्पनिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक आधार पर भी हो सकती है। कुल मिलाकर श्रीलंका में पुरातात्विक
खुदाई और अवशेष यह प्रमाणित करते हैं कि यह द्वीप प्राचीन समय में अत्यंत समृद्ध, विकसित और खनिज संपन्न था, जिसमें व्यापारिक, धार्मिक और प्रशासनिक गतिविधियों का उच्च स्तर था। और इन सभी तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि रावण की लंका का वास्तविक स्वरूप आधुनिक श्रीलंका के प्राचीन अवशेषों से काफी हद तक मेल खाता है, जिससे यह विषय दर्शकों के लिए न केवल जानकारीपूर्ण बल्कि अत्यंत रोचक और आकर्षक बन जाता है। रावण और उसके कथित खजाने की वास्तविकता को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आंकड़ों और प्रमाणों का विश्लेषण करना जरूरी है, और इस संदर्भ में इतिहास, पुरातत्व, भूविज्ञान और आर्थिक शोध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि रामायण में वर्णित रावण का खजाना मुख्य रूप से सोने, रत्न, चांदी और अन्य कीमती धातुओं से भरा था, और साहित्यिक विवरण इसे अत्यंत विशाल और अद्भुत रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण और पुरातात्विक खोजों के अनुसार इस तरह के विशाल खजाने का प्रत्यक्ष प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। फिर भी श्रीलंका में पाए जाने वाले सोने और बहुमूल्य रत्नों के अल्प मात्रा में अवशेष यह संकेत देते हैं कि वहां प्राचीन समय में खनिज उत्खनन और धातु निष्कर्षण की गतिविधियां होती थीं, और स्थानीय शासकों के पास संपत्ति और खनिज संसाधनों का नियंत्रण था। भूविज्ञान और खनिज सर्वेक्षण यह दिखाते हैं कि श्रीलंका के केंद्रीय और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र तांबा, लौह, सोना और बहुमूल्य पत्थरों के लिए उपयुक्त हैं, और इन संसाधनों के प्राचीन उपयोग से आर्थिक समृद्धि संभव थी। इसके अलावा पुरातात्विक खुदाई में मिली धातु उपकरण, सिक्के, आभूषण और सोने के मिश्रण यह संकेत देते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ धातु और कीमती सामग्री का उत्पादन और व्यापार होता था, जिससे यह संभावना बनती है कि रावण जैसे शासक के पास वास्तव में संपत्ति और खजाने थे, लेकिन इन्हें साहित्यिक रूप में बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया। ऐतिहासिक और विदेशी यात्रियों के विवरण भी यह प्रमाणित करते हैं कि श्रीलंका प्राचीन समय में संपन्न और विकसित था, और इसके व्यापारिक नेटवर्क ने इसकी खनिज संपदा और धन को और बढ़ाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि जबकि रामायण में वर्णित विशाल खजाने का सीधा प्रमाण नहीं मिला है, स्थानीय खनिज, रत्न और धातु अवशेष यह संकेत देते हैं कि प्राचीन लंका आर्थिक और खनिज दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थी, और इस समृद्धि ने शासकों को धनी बनाया होगा। कुल मिलाकर रावण और उसके खजाने की वास्तविकता को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन श्रीलंका में खनिज संपदा, बहुमूल्य रत्न और धातुएं थीं, और स्थानीय शासन व्यवस्था और व्यापार के कारण शासक के पास निश्चित रूप से संपत्ति और खजाना रहा होगा, जो साहित्यिक रूप से विशाल दिखाया गया, लेकिन वास्तविक आधार पर यह समृद्धि और धातु संपदा के प्रमाणों से मेल खाता है, और यही तथ्य दर्शकों के लिए रावण की लंका और उसके खजाने की वास्तविकता को समझने में अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक बनाता है। श्रीलंका के प्राचीन खनिज और उनकी आर्थिक महत्ता को समझना रावण की लंका और प्राचीन समय में द्वीप की समृद्धि को जानने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूगोल, खनिज संपदा और व्यापारिक गतिविधियां मिलकर किसी भी सभ्यता की आर्थिक शक्ति को परिभाषित करती हैं। आधुनिक भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक अनुसंधान बताते हैं कि श्रीलंका का केंद्रीय और उत्तरी क्षेत्र खनिजों से अत्यंत समृद्ध था, जिसमें तांबा, लौह, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे रत्न शामिल थे, और इन संसाधनों का प्राचीन समय में निष्कर्षण और व्यापार किया जाता था। विशेष रूप से रत्नपुरा, मट्टले, मैडाकेला और हम्बनटोटा जैसे क्षेत्रों में पाए गए रत्न, जेड और बहुमूल्य धातुएं यह संकेत देते हैं कि यहाँ खनिज संपदा न केवल स्थानीय उपयोग के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण थी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड और विदेशी यात्रियों जैसे चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग के विवरण यह बताते हैं कि श्रीलंका अपने खनिज और रत्नों के कारण प्राचीन समय में व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, और इसके उत्पाद समुद्र मार्गों के माध्यम से भारत, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचते थे। इसके अलावा भौगोलिक दृष्टि से श्रीलंका की विविधता, केंद्रीय पहाड़, उपजाऊ मैदान और तटीय क्षेत्र, खनिज निष्कर्षण, कृषि और समुद्री व्यापार सभी के लिए उपयुक्त थी,
जिससे द्वीप का आर्थिक स्वरूप अत्यंत विकसित रहा। पुरातात्विक खोजों में मिली धातु उपकरण, सिक्के और आभूषण यह दर्शाते हैं कि प्राचीन लंका में तकनीकी कौशल भी उच्च स्तर पर था, और यह खनिजों की महत्ता को और बढ़ाता है, क्योंकि इन्हें उपकरण, आभूषण और व्यापारिक वस्तुओं में इस्तेमाल किया जाता था, सोने और चांदी के अल्प मात्रा में। अवशेष यह संकेत देते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ खनिज संपदा केवल सीमित नहीं बल्कि व्यवस्थित रूप से आर्थिक गतिविधियों में इस्तेमाल होती थी, जिससे शासन और व्यापार दोनों को लाभ मिलता था। इसके अलावा श्रीलंका के प्राचीन बंदरगाह और समुद्री व्यापारिक मार्ग यह साबित करते हैं कि यहाँ का खनिज और धातु निर्यात प्राचीन आर्थिक नेटवर्क का हिस्सा था, और इसका प्रभाव केवल द्वीप तक सीमित नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राजनैतिक महत्व तक फैला हुआ था। कुल मिलाकर श्रीलंका के प्राचीन खनिज और उनकी आर्थिक महत्ता यह स्पष्ट करते हैं कि यह द्वीप प्राचीन समय में अत्यंत समृद्ध और विकसित था, जिसमें खनिज संपदा, बहुमूल्य धातुएं और रत्न केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, बल्कि यह आर्थिक शक्ति, व्यापारिक समृद्धि और राजनीतिक प्रभुत्व का आधार बनते थे। और इस दृष्टि से इसे रावण की लंका के वास्तविक स्वरूप के रूप में समझना संभव है, जो दर्शकों के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक, रोचक और आकर्षक विषय बनाता है। श्रीलंका और प्राचीन लंका के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और विदेशी यात्रियों के विवरण इस द्वीप की समृद्धि, सांस्कृतिक उन्नति और खनिज संपदा को समझने के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करते हैं, और ये हमें रामायण में वर्णित लंका के वास्तविक स्वरूप की कल्पना करने में भी मदद करते हैं। प्राचीन समय में श्रीलंका के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मुख्यतः शिलालेख, राजकीय अभिलेख और विदेशी यात्रियों के विवरण से प्राप्त होती है, जिनमें चीनी यात्री फाहियान 4ठी-5वीं सदी और ह्वेनसांग 7वीं सदी सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने अपने यात्रावृतांत में श्रीलंका के नगर, महल, मठ, जल व्यवस्था और समुद्री व्यापार का विस्तार से उल्लेख किया है। फाहियान के अनुसार श्रीलंका में अत्यंत व्यवस्थित नगर थे, जिनमें जल आपूर्ति, सड़क नेटवर्क और भवन संरचनाएं उन्नत तकनीक से बनाई गई थीं, और यहाँ की आबादी धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध थी। ह्वेनसांग ने भी बताया कि श्रीलंका में समृद्धि के कारण व्यापारिक गतिविधियां व्यापक थीं, और यहाँ के स्थानीय शासक अपने राज्य की सुरक्षा और आर्थिक शक्ति के लिए खनिज और धातु संपदा पर नियंत्रण रखते थे। इसके अलावा रोमन और अरब यात्रियों के विवरणों में भी श्रीलंका की खनिज संपदा, बहुमूल्य रत्न, सोने और चांदी की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है, जो यह दर्शाता है कि द्वीप प्राचीन समुद्री व्यापार नेटवर्क का हिस्सा था और उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत थी। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और शिलालेखों में भी श्रीलंका के बारे में विवरण मिलते हैं, जिसमें लंका का वर्णन एक समृद्ध, सुरक्षित और खनिज संपन्न नगर के रूप में किया गया है, और इन विवरणों का मिलान आधुनिक पुरातात्विक और भूवैज्ञानिक खोजों से किया जा सकता है। विशेष रूप से सिगिरिया, अनुराधापुरा और पोलोनारुवा जैसे स्थल विदेशी यात्रियों द्वारा वर्णित नगरों और महलों से मेल खाते हैं, और इन जगहों पर मिली कलाकृतियां, जलाशय और किलेबंदी यह संकेत देते हैं कि प्राचीन लंका न केवल साहित्यिक रूप में बल्कि ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से भी विकसित और समृद्ध था। इसके अतिरिक्त विदेशी यात्रियों के विवरण यह भी बताते हैं कि श्रीलंका के खनिज, रत्न और धातु व्यापार न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राजनैतिक संपर्क के लिए महत्वपूर्ण थे, और इस संपन्नता ने इसे प्राचीन समय में रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाया। कुल मिलाकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और विदेशी यात्रियों के साक्ष्य यह स्पष्ट करते हैं कि श्रीलंका प्राचीन समय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था, और यह तथ्य रामायण में वर्णित रावण की लंका की वास्तविकता और उसकी खनिज संपदा के प्रमाणों के साथ मेल खाता है, जिससे दर्शकों के लिए यह विषय अत्यंत रोचक, जानकारीपूर्ण और आकर्षक बन जाता है, और इसे समझना न केवल प्राचीन इतिहास की समझ देता है बल्कि आधुनिक वैज्ञानिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण के साथ भी जोड़ता है।
रावण की लंका और उसकी वास्तविकता को आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करना हमें यह दिखाता है कि साहित्यिक विवरण, भूगोल, पुरातात्विक अवशेष और वैज्ञानिक विश्लेषण मिलकर ही किसी प्राचीन सभ्यता की वास्तविक छवि प्रस्तुत कर सकते हैं। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि रामायण में वर्णित लंका का स्वरूप अत्यंत समृद्ध, सुव्यवस्थित और खनिज संपन्न बताया गया है, जिसमें सोना, रत्न और बहुमूल्य धातुएं प्रचुर मात्रा में थीं। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से इसका प्रमाणित करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि प्रत्यक्ष खजाने या विशाल संग्रह अभी तक नहीं मिले हैं। फिर भी भूविज्ञान, पुरातत्व, ऐतिहासिक रिकॉर्ड और समुद्री शोध यह संकेत देते हैं कि श्रीलंका प्राचीन समय में खनिज, बहुमूल्य पत्थर और धातुओं से समृद्ध था, और यहाँ के नगर, किले और जल प्रबंधन प्रणाली उच्च तकनीकी क्षमता को दर्शाते हैं। आधुनिक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जैसे मैग्नेटिक रिसर्च, माइनरल एनालिसिस और मिट्टी रासायनिक जांच यह दिखाते हैं कि केंद्रीय और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में सोना, तांबा, लौह और बहुमूल्य रत्न पाए जाते थे, जो स्थानीय शासकों के पास आर्थिक और सामरिक शक्ति का स्रोत रहे होंगे। इसके अलावा उपग्रह और लैंडसैट इमेजिंग तकनीक से किए गए अध्ययन यह संकेत देते हैं कि प्राचीन समय में कई क्षेत्रों में खनिज और व्यापारिक केंद्र विकसित थे, और ये स्थल आधुनिक पुरातात्विक खोजों के साथ मिलकर लंका के वास्तविक स्वरूप की संभावना को मजबूत करते हैं। समुद्री विज्ञान और इतिहास शास्त्र के अनुसार श्रीलंका के तटीय क्षेत्रों में बंदरगाहों और व्यापारिक मार्गों का विकास इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता था, जिससे यह संभावना बनती है कि प्राचीन लंका में खनिजों और धातुओं का उत्पादन और उनका निर्यात व्यापक पैमाने पर होता था। इसके अलावा प्राचीन स्थलों में पाए गए सिक्के, आभूषण, धातु उपकरण और स्थापत्य संरचनाएं यह संकेत देती हैं कि प्राचीन लंका न केवल आर्थिक रूप से बल्कि तकनीकी और सामाजिक दृष्टि से विकसित था, और इस समृद्धि ने रामायण में वर्णित लंका के स्वरूप को सजीव और संभावित रूप में प्रस्तुत किया। आधुनिक विज्ञान और पुरातात्विक प्रमाण यह भी दर्शाते हैं कि रावण के कथित खजाने का विशाल स्वरूप साहित्यिक कल्पना हो सकता है, लेकिन द्वीप की वास्तविक खनिज संपदा, समृद्ध नगर, तकनीकी उन्नति और समुद्री व्यापार के प्रमाण स्पष्ट करते हैं कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में अत्यंत संपन्न और महत्वपूर्ण था। कुल मिलाकर आधुनिक विज्ञान और तकनीकी शोधों के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि श्रीलंका में प्राचीन समय में खनिज, धातु, बहुमूल्य रत्न और आर्थिक गतिविधियां अत्यंत विकसित थीं, और इस दृष्टि से रावण की लंका केवल साहित्यिक कल्पना नहीं बल्कि ऐतिहासिक, भूगोलिक और वैज्ञानिक दृष्टि से संभावित वास्तविकता भी हो सकती है, जिससे दर्शकों के लिए यह विषय अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक और विश्वसनीय बन जाता है। रावण की लंका और उसके खजाने की वास्तविकता पर विचार करते हुए यदि हम सभी ऐतिहासिक, पुरातात्विक, भूगोलिक और वैज्ञानिक प्रमाणों को एक साथ देखें तो निष्कर्ष यह निकलता है कि श्रीलंका प्राचीन समय में अत्यंत समृद्ध, खनिज संपन्न और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण द्वीप था, और इसे रामायण में वर्णित लंका के रूप में समझना पूरी तरह काल्पनिक नहीं बल्कि संभावित ऐतिहासिक वास्तविकता के करीब है। आधुनिक भूगोल और भूविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि श्रीलंका का केंद्रीय और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र सोना, तांबा, लौह और बहुमूल्य पत्थरों से समृद्ध था। वहीं तटीय और मैदानी क्षेत्र कृषि, समुद्री व्यापार और स्थानीय उत्पादन के लिए उपयुक्त थे, जिससे यह द्वीप प्राचीन आर्थिक और व्यापारिक केंद्र बन गया था। पुरातात्विक खुदाई जैसे सिगिरिया, अनुराधापुरा और पोलोनारुवा में पाए गए किले, महल, जल आपूर्ति प्रणाली, भवन संरचनाएं और कलाकृतियां यह संकेत देती हैं कि यहाँ तकनीकी, सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नति का स्तर उच्च था, और यह रामायण में वर्णित लंका की समृद्धि और व्यवस्थित नगर योजना के अनुरूप प्रतीत होता है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और विदेशी यात्रियों के विवरण जैसे फाहियान और ह्वेनसांग श्रीलंका के प्राचीन नगरों, व्यापारिक केंद्रों और खनिज संपदा का प्रमाण देते हैं, जो यह स्पष्ट करते हैं कि द्वीप केवल साहित्यिक दृष्टि से नहीं बल्कि वास्तविक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि रावण के कथित विशाल खजाने का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन स्थानीय खनिज, बहुमूल्य धातुएं और रत्नों की उपस्थिति, पुरातात्विक अवशेष और समुद्री व्यापारिक नेटवर्क यह दर्शाते हैं कि प्राचीन समय में यह द्वीप संपन्न था और यहाँ के शासक के पास निश्चित रूप से आर्थिक और सामरिक शक्ति थी, जिसे साहित्यिक रूप में खजाने के रूप में बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा समुद्री मार्गों और बंदरगाहों के माध्यम से श्रीलंका का व्यापार अन्य देशों तक फैला हुआ था, जिससे यह द्वीप प्राचीन व्यापार और आर्थिक दृष्टि से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन गया। कुल मिलाकर सभी ऐतिहासिक, पुरातात्विक और वैज्ञानिक प्रमाण यह संकेत देते हैं कि श्रीलंका प्राचीन समय में एक संपन्न, विकसित और खनिज संपन्न द्वीप था, और इस आधार पर कहा जा सकता है कि श्रीलंका ही उस समय की वास्तविक लंका थी, जहां रावण का शासन और आर्थिक समृद्धि संभव थी। हालांकि विशाल सोने के भंडार का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन द्वीप की प्राकृतिक और मानव निर्मित संपदा, प्राचीन नगर, तकनीकी उन्नति और समुद्री व्यापार नेटवर्क इसे रामायण में वर्णित लंका के वास्तविक आधार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और यही कारण है कि आज भी इतिहास, भूविज्ञान और पुरातत्व के दृष्टिकोण से श्रीलंका को रावण की लंका के अध्ययन में प्रमुख माना जाता है, जिससे दर्शकों को यह विषय अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक और आकर्षक लगे और यह उन्हें प्राचीन इतिहास और विज्ञान दोनों की जानकारी प्रदान करे।